उत्तर भारत में कपिलवस्तु नामक लोक राज्य था, जहां शाक्य राजा शुद्धोधन राज करता था। इसी शाक्य कुल में ईसा पूर्व वर्ष 563 में लुम्बिनी वन में वैशाखी पूनम के दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। राजन, यदि ये बालक गृहस्थी में रहता है तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, परंतु गृह त्याग करता है तो संसार को प्रकाश देने वाला सम्यक संबुद्ध होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा। अभी तो राजकुमार सिद्धार्थ को 7 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम इसे अनाथ नहीं कर सकती। तुम होते हुए ये अनाथ कैसे हो सकता है प्रजापति बहन? ये अनाथ कैसे हो सकता है? मेरे पश्चात तो तुम ही इसकी मौसी और तुम ही इसकी माता हो। मेरा मन कहता है कि असित मुनि की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी, अवश्य सत्य। महारानी, महारानी, हमें भय लग रहा है। भय? किस बात का भय महाराज? महारानी, हमारे राजकुमार का एकांत में अपने ही धुन में खोया खोया सा रहना हमारे मन की व्यथा बढ़ा रहा है। हमें उसकी अधिक चिंता हो रही है महारानी। हाँ महाराज, परंतु हम सोच रहे हैं कि राजकुमार अब 16 साल के हुए हैं, क्यों ना हम उनका विवाह कर दें? हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं। इस कारण उनका संसार में मन भी लगा रहेगा और एकांत भी दूर होगा। हम भी यही सोच रहे हैं महारानी। रानी प्रजापति। जी महाराज। रानी प्रजापति, कल रात ही हमने सिद्धार्थ के विवाह की बात की और आज ही हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है। क्या निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? शाक्य दंडपाणि ने अपनी कन्या का स्वयंवर रखा है और अपने राजकुमार सिद्धार्थ को भी निमंत्रित किया है। क्या? ये तो बड़े हर्ष की बात है। हाँ महारानी, अपने राजकुमार स्वयंवर में अवश्य जाएंगे, परंतु राजकुमार है कहाँ? सिद्धार्थ, पुत्र सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? हाँ माते। प्रणाम। क्या बात है पिताजी? पुत्र सिद्धार्थ, तुम्हें यशोधरा के स्वयंवर का निमंत्रण आया है और हम चाहते हैं कि तुम इस स्वयंवर में अवश्य उपस्थित रहो और कन्या यशोधरा का पानी ग्रहण करो। हाँ पुत्र, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम स्वयंवर में अवश्य जाओगे और इस महल में फूल सी बहू ले आओगे। लाओगे ना पुत्र? राजकुमारी यशोधरा के स्वयंवर में उपस्थित रहोगे ना? हाँ पुत्र। परंतु पिताजी। परंतु कुछ नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है। मैं राजकुमार सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के समक्ष शपथ लेता हूं कि मैं तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करूंगा
शाक्य संघ पर यदि कोई संकट अथवा आपत्ति आती है तो मैं अपनी प्राणों की आहुति दूंगा। मैं शाक्य संघ को वचन देता हूं कि मैं शाक्य संघ के हित के प्रति अपना उत्तरदायित्व अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मैं शाक्य संघ का राजपुरोहित होने के नाते राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का शाक्य संघ में प्रवेश, शाक्य संघ की सदस्यता की अधिकृत घोषणा करता हूं तथा संघ की आज की बैठक यही समाप्त करता हूं। महाराज, क्या सोच रहे हो महाराज? किस बात पे चिंतित है? दाने प्रजापति, हम असित मुनि की भविष्यवाणी से चिंतित हैं। कहीं कहीं भविष्यवाणी सच हुई? नहीं महाराज, नहीं। फिर भी महाराज की जय हो। आओ मित्रोदाई, आओ। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। रानी प्रजापति, हमारे परम मित्र के लिए जलपान का प्रबंध करो। जी महाराज। क्या बात है राजा शुद्धोधन, आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया साफ दिखाई दे रही है। हाँ मित्र, मैं राजकुमार सिद्धार्थ के संदर्भ में असित मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी से चिंतित हूं। राजकुमार सन्यासी जीवन के प्रति प्रेरित ना हो, इसीलिए मैंने राजकुमार सिद्धार्थ के निवास के लिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु ऐसे तीनों अलग अलग भोग विलास भावनाओं को काम रूप उत्तेजित करने वाले साधन प्रसाधन युक्त महल बनवाए हैं। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन चिंतित है। अब आप ही मुझे कोई उपाय सुझाएं। मित्र, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक उपाय है। अंतःपुर की अप्सराएं राजकुमार का दिल बहला सकती है। वे इस काम में इतनी प्रवीण हैं कि राजकुमार को मादकता की मुंह से सन्यासी जीवन के प्रति सोचना भी संभव नहीं होगा। प्रणाम श्रेष्ठ अमात्य, मुझे बुलाने का प्रयोजन क्या है? हे राजकुमार सिद्धार्थ, मैंने देखा है कि उन सभी अप्सराओं का आप पर कोई असर नहीं हुआ। इस कारण आपके पिता अधिक चिंतित हुए हैं, क्योंकि महाराज ने मुझे आपके मित्र के रूप में नियुक्त किया है। इसीलिए मैं आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। आप तरुणावस्था में शक्ति तथा सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उस काम भोग की उपेक्षा कर रहे हो जिस पर वस्तुतः आपका अधिकार है तथा जिस पे सारा जग आसक्त है। इसका ही हमें अधिक आश्चर्य है। पूज्य अमात्य, आपका ये संभाषण हमारी मैत्री तथा प्रेम का प्रतीक है। मैं जानता हूं कि समस्त संसार को काम भोग से प्रेम है,
परंतु ये भी मैं जानता हूं कि संपूर्ण संसार ही अनित्य है। जिस समागम में शरीर तथा मन का मिलन ना हो, उस सहवास में कैसा सुख हो सकता है? जो छल कपट से वासना की पूर्ति करते हैं, वे स्त्री पुरुष दोनों भी एक दूसरे के योग्य नहीं होते। इसीलिए आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। अब मुझे आज्ञा दीजिए। शाक्यों के राज्य की सीमा से लगा कूलियों का राज था। दोनों राज्यों की सीमा से बहती थी रोहिणी नदी। रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर शाक्य तथा कूलियों में संघर्ष हुआ करता था। एक दिन मेरे प्रिय शाक्य बांधव, कोलियों ने आज शाक्य जनों पर आक्रमण का भाष्य किया है। इससे पहले भी उन्होंने हम पर आक्रमण किया। उन्हें उत्तर देना ही होगा। इसके लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग है युद्ध का मार्ग। इसलिए आज मैं कोलियों विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव संघ के सामने रखता हूं। अगर किसी को विरोध हो तो वो आके संघ सभा में बोल सकता है। ठीक है, मैं संघ सदस्यों के अभिप्राय जानने के लिए 1 सप्ताह की संघ को मुद्दत देता हूं। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हो? संघ सभा में कुछ? हाँ यशोधरा, संघ सभा में युद्ध का प्रस्ताव रखा गया है। तो फिर? मेरा मन कहता है यशोधरा कि मैं इस युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करूं। क्या? हाँ यशोधरा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, परंतु समस्या का स्रोत है। आग से आग नहीं बुझती, घृणा से प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। युद्ध एक गहन समस्या है। तो फिर मेरा इस युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करना योग्य है ना? हाँ, निश्चित ही योग्य है। यशोधरा, मेरे प्रिय शाक्य भाइयों, 1 सप्ताह पूर्व मैंने जो संघ के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा, आज मैं युद्ध के प्रस्ताव पर संघ सदस्यों के अभिप्राय जानना चाहता हूं। जिस किसी को भी युद्ध के प्रस्ताव का विरोध है तो वो अपने मत संघ सभा में रख सकता है। कहो, निडर होकर कहो, क्या किसी को भी युद्ध के प्रस्ताव का विरोध नहीं? क्या किसी को भी नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं सेनापति, परंतु मैं युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। एक युद्ध दूसरे युद्ध का बीज बोता है। हमें प्रथम यह देखना चाहिए किसका दोष है। राजकुमार सिद्धार्थ ठीक ही कहते हैं। मैंने सुना है पहले हमने आक्रमण किया था। यदि ये सत्य है तो हम भी दोष मुक्त नहीं। हाँ, परंतु आप भूल रहे हो राजकुमार कि अब के समय पानी लेने का क्रम हमारा है। हाँ, फिर भी मेरा प्रस्ताव यह है कि हमने दोनों पक्षों को समक्ष बुलाकर शांति से ही हल निकालना चाहिए।
मैं राजकुमार सिद्धार्थ के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कोलियों को सख्त दंड किए बिना उनका उपद्रव रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं युद्ध के प्रस्ताव को संघ के समक्ष रखता हूं। मैं संघ को अनुरोध करता हूं कि संघ ये प्रस्ताव स्वीकार ना करे, क्योंकि युद्ध मौत का थैमान है, खून का सागर है, हजारों लाखों नारियों का सुहाग उजाड़ने वाला हाथ है, और फिर कोलियो तो हमारे निकट संबंधी है। हमारा आपस में लड़ना उचित नहीं होगा। युद्ध में अपना और पराया नहीं होता है राजकुमार। युद्ध में अगर अपने राज्य के लिए अपनों से लड़ना हो तो अवश्य लड़िए। जैसे यज्ञ करना ब्राह्मण का धर्म है, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, व्यापार करना वैश्य का धर्म है, सेवा करना शूद्रों का धर्म है। इसी धर्म के अनुसार हमने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसमें ही हम सब की भलाई है, और शास्त्र भी यही कहता है। मुझे जो धर्म ज्ञात है वो ऐसा कि बैर से बैर खत्म नहीं होता, तो बैर पर मैत्री से ही विजय पा सकते हैं। हम यहाँ दार्शनिक स्वरूप की चर्चा करने हेतु नहीं आए हैं। मुद्दा यही है कि राजकुमार सिद्धार्थ को युद्ध के प्रस्ताव का विरोध है। इसलिए मैं दोनों भी प्रस्ताव को संघ के समक्ष रखता हूँ। अब संघ ही इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे। मुझे युद्ध का प्रस्ताव मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। हमें भी मंजूर है। संघ के सभी सदस्यों का स्पष्ट रूप से बहुमत देखकर युद्ध का प्रस्ताव पारित होता है। इसलिए हमारी अगली कार्रवाई तक सभा यही समाप्त करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध नहीं करना चाहिए था। कहीं असित मुनि की भविष्यवाणी सच